So welcome back everybody to this wonderful session and this is mole concept part 2. अच्छा जो बच्चे प्रीवियस सेशन नहीं अटेंड किए हैं नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग्स आपकी पड़ी हुई है. दिस इज मोल कॉन्सेप्ट. हम मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर दिए थे. रेगुलर बेसिस पे हमारी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी. टाइमिंग हमारी यही रहेगी 5 to 6. जब टाइमिंग में फिलहाल कुछ दिन बाद लगभग 5 या 10 दिन बाद अगर मैं टाइमिंग में चेंज करता हूँ तो आई विल इन्फॉर्म प्रायर. ठीक है, मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. बट फिलहाल अभी जो टाइमिंग रहेगी वो हमारी 5 से 6 वाली रहेगी. ठीक है, चलिए. लेक्चर नंबर 1 ओरिएंटेशन सेशन के साथ कल हो चुका था ऑलरेडी. जिन बच्चों का छूटा हुआ है डेफिनेटली आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके देख सकते हैं. मैं आज ऐड भी कर दूंगा आपके जो पर्टिकुलर फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर. बट दिस इज लेक्चर नंबर 2. ठीक है, एक बढ़िया एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका था ऑलरेडी. अच्छा, प्रीवियस क्लास में. अच्छा, उससे भी पहले जो बच्चे नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. शिवम कुमार उपाध्याय. आई एम करेंटली परसुइंग बीटेक फ्रॉम IIT Lucknow, Institute of Engineering and Technology. Obviously, it is one of the prestigious institute. आप सभी ने सुन रखा होगा इसके बारे में. And also, I'm a JEE Main qualified candidate. And with all, I have 3 years of teaching experience, mentored 1,000+ students live. कंटिन्यूस STBG के प्रीवियस 2 साल के बैचेस को मैं कंटिन्यूस मेंटर करता आया हूँ. एंड ऑल्सो आई प्रोड्यूस मल्टीपल AIR एंड MA जो आपके प्रीवियस जो आपके सीनियर्स थे, जो MA से पढ़े, जिनका सिलेक्शन हुआ, दे गॉट अ वेरी गुड रैंक. और बड़ा अच्छा लगता है ये सब सुन के. बच्चों से जो वैल्यूबल फीडबैक मिला उसको भी सुन के बड़ा अच्छा लगता है. बट फॉर ऑल दैट, ये सारे एक्सपीरियंस जो है, दैट डजंट मैटर. द ओनली थिंग दैट मैटर इज मेरा और आपका कनेक्शन क्लास में कैसा है और मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ आ रही है नहीं. फिलहाल दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी. नाउ अगर मैं बात करूँ तो कल मैंने शुरुआत की थी मोल कॉन्सेप्ट की. ठीक है, फिर मैंने मोल के बारे में समझाया था कि एक्चुअली मोल होता क्या है. इट इज जस्ट अ काउंटिंग नंबर. वो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 दैट इज कॉल्ड अ मोल. फिर उसके बाद हमने धीरे स्लोली एंड स्टडली एटॉमिक मास की तरफ हम आगे बढ़े थे. उसके बाद हम कार्बन हमने समझा था कि एटॉमिक मास जो है दैट इज मास ऑफ वन सिंगल एटम, जिसको एक्सप्रेस करता है हम एमयू में. फिर हमने एमयू के बारे में भी देखा था कि एमयू क्या होता है, दैट इज ऑल्सो यूनिफाइड मास. और फिर उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे किए थे. ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. बट आज से हेडिंग डालिए, दिस इज लेक्चर नंबर 2. और यहाँ जो शुरुआत होगी हमारे लेक्चर नंबर 2 की. अच्छा, एटॉमिक मासेस की बातें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रही थी ऑलरेडी, जिसमें हमने ग्राम एटॉमिक मास के बारे में को भी देखा था, एज वेल एज हमने क्या देखा था, रिलेटिव एटॉमिक मास को भी देखा था. अब थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रोसीड करते हैं और इसमें अब नोट डाउन करेंगे हम एटॉमिक मास को पढ़ने के बाद. द सेकेंड थिंग इज मॉलिक्यूलर मास. तो आज का सेशन की शुरुआत होती है बढ़िया टॉपिक से. ठीक है, इजी है, आसान से टॉपिक है लेकिन अच्छा लगेगा. देखो, अभी तक हम एटम्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना सीखा. एटॉमिक मास क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या है, सब हमने देखी. बट अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की. उससे पहले थोड़ी बातें करें मॉलिक्यूल की, क्योंकि भैया मॉलिक्यूल का ही मास है इसलिए मॉलिक्यूलर मास बोला गया. अच्छा, मॉलिक्यूल क्या होता है ये तो सबको पता है सर, कि मॉलिक्यूल क्या है. मॉलिक्यूल बेसिकली है क्या, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. अब एक सिंगल एटम नहीं, जब एक या एक से ज्यादा एटम कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है. तो भैया मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स होंगे. अगर मैं किसी एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ एटम्स होंगे. हो सकता है उसमें ऑक्सीजन के कुछ एटम्स हो सकता है उसमें कार्बन के भी एटम्स हो. और भाई कार्बन ऑक्सीजन का एटम मिलके सबको पता है मीथेन गैस बनाता है CH4. इट इज ऑल्सो एन मॉलिक्यूल. तो देखो, सबसे पहला बेसिक एग्जांपल हमारा यही निकल गया. तो मॉलिक्यूल इज सिंपली क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स. अब अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो सोच के देखो, अगर अलग अलग इंडिविजुअल, सोचो मॉलिक्यूल क्या होता है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. तो सोचो, अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो मैं क्या करूंगा कि भैया जितने डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास को कैलकुलेट करूंगा और उन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा तो भैया मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. क्या बात है, बिल्कुल. तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल तो है सर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. बिल्कुल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. बिल्कुल भैया, मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन है एटम्स का.
बट अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो भैया मैं इंडिविजुअल जितने भी एलिमेंट होंगे किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर उन सब के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करूंगा, और भैया अगर उसका मैं सम कर दूं तो भैया कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल। वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मासेस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। क्या बात है, कितना सिस्टमैटिक डेफिनेशन। तो अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन लिख दूं तो मॉलिक्यूलर मास को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, डिफाइंड एज, हालांकि डेफिनेशन वगैरह तो आपको सिर्फ सीखने की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट आप समझिए। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, या फिर सम ऑफ एटॉमिक मास लिख लो, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, या फिर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एन मॉलिक्यूल, ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, डेफिनेशन तो भैया आपने बता दिया, टेक्निकल डेफिनेशन जो बुक कहती है वही आपने बताया, फिर आपने अलग क्या बताया, मैं अलग बताया। कैसे, आओ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट्स मैं एग्जांपल देता हूं एक मॉलिक्यूल की जिसका नाम है CH4। अब सोचो इसमें क्या है, देखो इसमें दो एलिमेंट हैं, कौन से, एक तो हाइड्रोजन भी है, एक कार्बन भी है। तो भैया कुछ एटम हाइड्रोजन का भी होगा, कुछ एटम कार्बन का भी होगा, और जब ये सारे एटम्स मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और उस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, मीथेन। इसका नाम क्या है, मीथेन, CH4। बिल्कुल। तो भैया अगर मेरे को इस पूरे CH4 का मास निकालना हो तो अब मैं एटॉमिक मास नहीं कहूंगा, इस पूरे मॉलिक्यूल के मास को मैं मॉलिक्यूलर मास कहूंगा। मतलब ये एक मॉलिक्यूल है और इसका टोटल मास अगर हमको निकालना हो तो दैट विल नोन एज मॉलिक्यूलर मास। चलो भैया अब सोच के देखो, तो मैंने क्या बोला कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। तो भैया कुछ एटम हाइड्रोजन के भी होंगे, कुछ एटम कार्बन के भी होंगे, तो सभी के एटम के एटॉमिक मासेस का सम कर दीजिए। मतलब हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक मास का सम। अब सोच के देखो हाइड्रोजन एटम क्वांटिटी में कितना है, तो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा अलग अलग करो तो आपको दिखेगा कि एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है। चार हाइड्रोजन कैसे पता चला, क्योंकि हाइड्रोजन के बगल में चार लिखा हुआ है। सिंपल है, इट इज सिंपल एज दैट। मतलब मैं क्या सकता हूं, कह सकता हूं कि अगर मैं फोर को मल्टीप्लाई कर दूं क्या, वन एटम के मास के, मतलब 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और प्लस कार्बन कितना है 1, तो मैं लिख दूंगा 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। वेरी गुड। और इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को पूरे CH4 का मास निकल जाएगा। क्या बात है, ये सब कर रखा है, बट बेसिक्स है तो पढ़ना जरूरी है। तो आओ भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, तो हमने बताया था कल ही के लेक्चर में। देखो एटॉमिक मास कैसे लिखते हैं भैया, मास नंबर इंटू एमयू। यहां देखो किसी भी एटम का मास लिखना हो तो क्या लिखेंगे भैया, मास नंबर इनटू एमयू। क्या बात है, तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1, तो मैं लिख दूं 1 mu प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है तो सबको पता है 12 mu। अब सोच के देखो ये कितना हो गया 4 mu प्लस 12 mu, टोटल कितना हो गया 16 mu, या फिर इसी को 16u यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। इट इज सिंपल एज दैट। बस भैया यही था कॉन्सेप्ट आपके मॉलिक्यूलर मास का। क्या बात है सर, इतना आसान, बिल्कुल। अगर इतना आसान है तो आ जाओ मेरे साथ, लगातार कैलकुलेट करते हैं, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। सोच के देखो, अब मान लो मैं कहूं H2O है, वाटर का मॉलिक्यूल है, तो H2O में सबसे पहले कैलकुलेट करो कितने हाइड्रोजन 2, कितने ऑक्सीजन 1, तो मैं कह दूं 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड। यानी 2 इंटू 1 mu प्लस 1 इंटू 16 mu, तो टोटल कितना निकला 18 mu। क्या बात है सर, इतना ही इजी, बिल्कुल इतना इजी। बोलो सबको समझ आया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखो कटअप वगैरह के बारे में भी कोई मेरे पास डिटेल इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ है नहीं मेरे पास इन्फॉर्मेशन। जब आता है इसके रिगार्डिंग तो क्लासेस में ये चीज डिस्कस हो जाएंगी, डोंट वरी, बट फिलहाल पढ़ने पे फोकस रखें। बताइए समझ आया कि मॉलिक्यूल के मास को भैया कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक बार चार्ट सेशन में लिखिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप सभी बताएंगे उसके साथ साथ। प्लीज मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर समझ आया हो तो एक बार चार्ट सेशन में आके आप लोग ये जरूर लिख दीजिए यस सर क्लियर हो गया, फिर समझ आ गया, फिर मैं फॉरवर्ड प्रोसीड करता हूं। मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, ठीक। सो काइंडली एक बार जरूर बता दे कि समझ आया।
ओके, वेरी गुड। चलो फिर अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल को लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमको लिखना हो H2SO4, ये बढ़िया मॉलिक्यूल है। आप लोग इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। सिमिलरली C6H12O6, और बता दो तुम CaCO3 का भी बता दो। और चलो एक और ले लेता हूँ MgCl2.6H2, क्योंकि मुझे भी याद करना पड़ता है। अब मैं कहीं से देख वेख के नहीं पढ़ाता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को रिकॉल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो H2SO4, C6H12O6, CaCO3 और MgCl2 प्लस 6H2, अब इसका निकालते हैं भैया। बहुत ही सिंपल है। अच्छा भैया H2SO4, आओ काउंट करो भैया। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 Mu हो जाएगा सिंपली। क्यों भैया? क्योंकि 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 Mu प्लस। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है, ताकि समय आपका बचे। सल्फर का डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, सल्फर का मास नंबर 32, और पीछे Mu लगा दो तो भैया एक सल्फर का एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्या बात है। प्लस साथ ही साथ ऑक्सीजन, भैया 4 ऑक्सीजन है, बट एक ऑक्सीजन कितना होता है सोचो, 16, तो 16 4 जा 64, तो 64 Mu। तो पहले मॉलिक्यूल का 98 Mu आ रहा होगा, या फिर इसी को और 98 U भी आप लिख सकते हैं। देखिए किसी का आया कि नहीं भैया, किसी ने सॉल्व किया या नहीं? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बस ऐसे ही हमको करते जाना है, और कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। आ जाओ फिर, नेक्स्ट कंपाउंड का निकाल ले ऐसे ही, C6H12O6। अच्छा मैं मिला लेता हूँ एक बार, ठीक है, फटाफट से करके। देखो इसका आएगा C6H12O6, इसका आएगा आपका सिंपली, कार्बन का तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 है, मतलब 12, यानी ये 72 Mu हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 Mu, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, 96 Mu। सो दिस विल बी योर 180 Mu। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कैल्शियम कार्बोनेट, भैया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका डायरेक्टली कितना हो जाएगा, कैल्शियम C और O3, यानी 3, यानी C3, ये हो जाएगा आपका 100 Mu के बराबर। चलो भैया, और ये भी मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, MgCl2.6H2O, ठीक है, 12 24, ये हो जाएगा 24, प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा Cl2 है, मतलब ये हो जाएगा 71, और प्लस 6H12 मतलब 6 इंटू 16, और ये 18, मतलब 6 इंटू 18 Mu, क्योंकि ये तुम्हारा 18 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो दिस विल बी 203 Mu। तो आई थिंक सबका आया होगा, ये तो सबका आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। सो दिस इज द एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। आई थिंक अब आप फेमिलियर हो गए होंगे, इसीलिए मैं सारे बेसिक्स को कवर अप करते हुए साथ में आपके चल रहा हूं। ठीक है, सो अब देखो, ये मॉलिक्यूलर मास हमने समझ लिया, हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके आपको मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना भी बता दिया। ठीक, जैसे सेम केस हमने क्या किया था कि एटॉमिक मास में हमने पहले रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी बात करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली छोटी चीज बताऊंगा, बस आप उसको याद रखिएगा, वो काम आपका सीधे हो जाएगा। सिमिलरली हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। अब सोच के देखो, मैंने बताया था जैसे वहां क्या कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यहां भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। बस जहां जहां एटम है वहां मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दो। मतलब ये तो सिंपल सिंपल पता चल गया सर कि अगर कभी भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर मास आप लिख लो, बस आप उसका यूनिट मत लिखना, मतलब विदाउट एमयू। क्या बात है, मतलब मॉलिक्यूलर मास तो लिखो बट बिना एमयू के। मतलब यहां जो आप एमयू लिख रहे हो, इस एमयू को अगर आप हटा दोगे तो ये 203 जो सिर्फ जो बचेगा, ये इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट जैसा वहां था। कैसा, एटॉमिक मास में, ध्यान से देखो। एटॉमिक मास मैंने क्या बोला था कि भैया सिर्फ और सिर्फ देखो, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास अगर मैं ऑक्सीजन एटम का निकलवाया था तो वहां 16 एमयू आता है एटॉमिक मास, बट अगर एमयू हटा दें सिर्फ 16 रखें तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाता है। वैसे ही
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात मैं करूं तो ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर मास लिखना है, बस उसकी यूनिट को हटा देना है। क्या बात है। अच्छा वैसे ही सर अगर मैं जीएम की बात करूं, जीएम मतलब जीएम तो नहीं, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जीएमएम की बात करूं मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो ये भी बड़ा सिंपल है। क्या, जैसे वहां होता था ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता था याद करो, कल मैंने पढ़ा रखा है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1 मोल एटम का मास। वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भैया, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। क्या ही, कितना ही सिंपल है, यानी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। भैया 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। या फिर अच्छा, 1 मोल कहने का मतलब क्या, ये भी तो कह सकते हैं कि भैया मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये भी तो कहा जा सकता है। अरे भैया 1 मोल, मैंने बताया था 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ एन ए मॉलिक्यूल। देखो कितने सारे डेफिनेशन निकल गए ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, तो सिंपली अगर किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास तो आगे लिखेंगे पर इन ग्राम लिख देंगे, यानी लास्ट में आप जो एमयू लिखे हैं वहां से एमयू को हटा के ग्राम लिख देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं MgCl2.6H2O का, ये डॉट है ठीक है, मैं पूछता हूं कि मुझे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप क्या करेंगे, जो 203 एमयू लिखा है अगर आप इसको 203 ग्राम लिख दें तो बस एमयू को हटा के ग्राम चेंज कर देना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दिया जाएगा। कितना ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है सर। अच्छा चलो भैया, बहुत ही सिंपल है तो आ जाओ फटाफट से बता दो। देखो हर पॉइंट के बाद मैं एग्जांपल कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो, सिर्फ एग्जांपल करने का एक ही मतलब है। चलो जैसे कल किए थे वैसे यहां भी बताओ, इसका आप मुझे मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताएंगे और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताएंगे। सिमिलरली H2O का भी आप मुझे मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताएंगे और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताएंगे। सिमिलरली क्या लूँ मैं, अच्छा चलो H2SO4 ही ले लेता हूँ। H2SO4 का आप मुझे मॉलिक्यूलर मास बताइए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताइए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताइए, और CaCO3 भी ले लेता हूँ। चलो एक और एग्जांपल 4 कर लो, CaCO3। देखो जितना एग्जांपल करोगे उतनी क्लैरिटी बनेगी, इसलिए बार बार मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट करता हूँ और एग्जांपल कराते रहता हूँ। चलो भैया देखते हैं फटाफट से चैट सेशन की तरफ। 32 MU, 32 और 32 ग्राम, बहुत बढ़िया। 32 U, 32 ग्राम, वेरी गुड। और बच्चा पार्टी, यार सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या। 18 MU, 18 ग्राम, बहुत ही बढ़िया, सीख गए यार तुम कॉन्सेप्ट को। चलो आई थॉट्स आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल है सर, कुछ नहीं। अरे भैया O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है तो सबको पता है भैया, 32 MU, नॉट 22, इट्स 32, 32 MU। अब अगर उसमें से मैं एमयू को हटा दूं तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा क्या ही बात है। और अगर मैं एमयू की जगह ग्राम लिख दूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। आए हाय, वैसे ही इसका 18 MU होता है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं सिर्फ 18 लिखूं तो भैया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और अगर मैं वहां से 18 ग्राम लिख दूं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली अगर H2SO4 की बात करता हूं तो इसका होता है तुम्हारा 98 MU, अभी भी कैलकुलेट किया है पीछे। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर मैं कह दूं तो सिर्फ 98, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह दूं तो 98 ग्राम। वैसे ही CaCO3 का भी हमने पीछे कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ देखो इस जगह पे CaCO3 कहाँ गया, CaCO3 100 MU। तो सेम चीज, मॉलिक्यूलर मास अगर मैं 100 MU मॉलिक्यूलर मास कहूं तो कितना होगा 100 MU, अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहूं तो सिर्फ 100, और ग्राम कहूं तो 100 ग्राम। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। सभी के बेसिक्स आई थिंक यहां तक तो स्ट्रांग हो गए होंगे। सही है, बच्चा पार्टी बताओ, सही है ना, समझ आया, एनी प्रॉब्लम। मैं इसीलिए सब कुछ बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है।
मैं इसलिए सब कुछ बेसिक से पढ़ाता हूं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ओके ओके बॉस। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ यार, ये तो बेसिक, मैं तुम्हारा अपने जो बेसिक का एक बढ़िया स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। अब एक्चुअली में हम घुसते हैं कहाँ, भैया चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड मोल। तो अब शुरुआत करेंगे हम चैप्टर के डेप्थ की, और इस चैप्टर के डेप्थ का नाम क्या है, इस चैप्टर के डेप्थ के टॉपिक की जो शुरुआत होगी वो कहां से शुरू होगी, ऑब्वियसली फ्रॉम मोल। तो अब देखते हैं कि भैया मोल जो है, मैंने बता तो रखा है मोल, बट अब हम थोड़ा मोल पे डीपली स्टडी करेंगे, मोल निकालना सीखेंगे भैया, मोल के थ्रू मास निकालना सीखेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम होते हैं, वो भी देखेंगे, किस किस डिफरेंट डिफरेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 टाइप से आप मोल के फॉर्मूले को डिटरमाइन कर सकते हो, जिसमें वॉल्यूम वगैरह भी होगा, एसटीपी एनटीपी पार्टिकल कैलकुलेशन, एटम्स आयंस, सब करेंगे धीरे धीरे। तो अब हम आ चुके हैं इन डेप्थ चैप्टर के अंदर, और अब एक्चुअली बात करेंगे हम मोल की। मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि मोल तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। क्या बोला था कल के लेक्चर में, क्या बोला था कि भैया मोल इज जस्ट अ काउंटिंग नंबर, ठीक है। बट मैंने बताया था कि वो काउंटिंग नंबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। अब आपके मन में ये जानने की जरूर हुई होगी कि सर ये काउंटिंग नंबर जो है ये कैसे डिफाइन किया गया, कहां से आया। ये तो ना मेरे सिलेबस की बात है ना आपके सिलेबस की बात है, तो ये तो बिल्कुल नहीं जानना है कि भैया 6.022 × 10⁻23 ही क्यों लिया गया। अरे भैया एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, इसलिए हम वन मोल को 6.022 × 10⁻23 मानते हैं। बट फिलहाल थोड़ा सा कुछ चीज लिखते हैं, उन चीज को लिखने के बाद समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मोल को सिंपली मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि मोल इज अ नंबर, या फिर आप क्या कह सकते हो मेरी लैंग्वेज में, मोल इज अ काउंटिंग नंबर। मैंने कल पढ़ा रखा है, कल इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। मोल इज अ काउंटिंग नंबर जो कि बराबर होता है, किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ध्यान से समझिएगा, इन 12 ग्राम ऑफ C12। C12 मतलब कार्बन 12। अरे भैया कार्बन के दो भाई, एक C14 एक C12, बट हमको C12 वाले से मतलब है, इसलिए मैंने बोला C12 आइसोटोप। अब क्या है ये भैया, आओ समझो। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि मोल एक ऐसा काउंटिंग नंबर है जो कि केमिस्ट्री के टर्म में यूज किया जाता है। और वो काउंटिंग नंबर कितना था, मैंने बताया था कि 1 मोल का जो काउंटिंग नंबर है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसी को 1 मोल कहते हैं। मतलब इन सिंपल मैं कहूं तो 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है काउंटिंग नंबर में, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। अब मैंने लिखा क्या है वो समझो थोड़ा सा, क्या लिखा है कि मोल इज अ काउंटिंग नंबर, ठीक है भैया, मोल एक काउंटिंग नंबर है which is equal to the number of carbon atom in 12 ग्राम of C12 आइसोटोप। मतलब ये जो वैल्यू आप देख रहे हो बड़ी सी, कौन सी वैल्यू, 6.022 × 10⁻23, ये वैल्यू कहां से आई, ये वैल्यू आई जब हमने 12 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को कैलकुलेट किया। मतलब ये जो 6.022 × 10⁻23 है, ये क्या है, कार्बन 12 का अगर मैं 12 ग्राम अमाउंट उठाता हूं तो उस 12 ग्राम अमाउंट में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वही मोल कहा जाता है। तो अगर मैं कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम अमाउंट उठाता हूं और उस 12 ग्राम अमाउंट में 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो मैं उस क्वांटिटी को मोल कहूंगा। मतलब मोल का अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो वो ये हो सकता है कि मोल इज अ काउंटिंग नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन, यहां प्रेजेंट भी डाल सकते हो आप, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वही मोल कहा जाता है। अब आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है, ये आपके सिलेबस के बाहर है, मेरे सिलेबस के बाहर है कि भैया कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया, या कार्बन 12 के 12 ग्राम को ही क्यों लिया गया। अरे भैया एक स्टैंडर्ड सेट है। जैसे अब मैं कहूं कि अब आप पूछो कि ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है, तो मैं कैसे क्लैरिफाई करूंगा। तो बस ऐसा समझ लो कि कार्बन 12 आइसोटोप को उठाया गया,
उसके 12 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट किया गया और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, उसी को हमने कहा मोल। मतलब मोल आज से क्या याद रखेंगे, मोल बेसिकली वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप में प्रेजेंट होता है। क्या बात है। अब ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, ये आपके जानने की चीजें नहीं है, बस आपके जानने की चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं या फिर 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने बोली थी क्या, कि इट इज ऑल्सो नोन एज, कल ही बता रखा है यार, इट इज ऑल्सो नोन एज Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, बताया था। इसको एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं क्योंकि एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया, चलो भैया मेरे नाम पे नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, मोल का अगर आप एनसीईआरटी वगैरह देखोगे ना तो एक टेक्निकल डेफिनेशन भी होता है, हालांकि मैं डेफिनेशन आपको लिखा दूंगा, ठीक है, बट आपको अगर नहीं समझ आया तो नो प्रॉब्लम। ये जो सब करता है, देखो यार, देखो जो सारी चीजें पढ़ाता है वही मैं भी पढ़ाऊंगा, सिलेबस कोई अलग सा तो है नहीं, बट मेरे पढ़ाने का तरीका बस अलग हो सकता है। बट क्योंकि सब कुछ कवर अप करना जरूरी है तो मैं छोड़ता बिल्कुल नहीं हूं, तो लिख लो कि 1 मोल का जो एनसीईआरटी वगैरह में आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये लिखता है कि 1 मोल इज डिफाइंड एज, ये टेक्निकल डेफिनेशन है, ठीक है, अगर आप रटना चाहो तो नो प्रॉब्लम रट लो, बाकी बस आपको समझना है कि 1 मोल जो है उसकी वैल्यूज कितनी और आया कहां से। ठीक है, 1 मोल डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप एनसीईआरटी वगैरह की लाइन पढ़ोगे तो ये लिखा है, ठीक है, विच कंटेन्स एज मेनी एज एंटिटी। अब इस एंटिटी के अंदर एटम्स भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, एज देयर इन C12 या फिर एज देयर इन 12 ग्राम इन C12 आइसोटोप। क्या बात है, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि 1 मोल भैया वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब 1 मोल सिंपली कहने का मतलब ये है कि 1 मोल वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि 12 ग्राम के कार्बन C12 आइसोटोप के अंदर अंदर प्रेजेंट रहता है। मतलब लेट्स से अगर मैं कहूं कि 12 ग्राम के C12 आइसोटोप के अंदर कितने एटम, तो आप कहोगे 6.022 टू 1023 एटम। वही अगर मैं कह दूं कि 12 ग्राम के C12 आइसोटोप में कितने नंबर ऑफ आयंस, तो आप उसको भी कह सकते हो कि 6.022 1023 आयंस, या फिर मैं कह दूं कि 12 ग्राम के C12 आइसोटोप में कितने मॉलिक्यूल, तो आप उसको कह सकते हो 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि इसके पीछे आप जो लगा दो वो सही हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 1023 एटम्स भी होते हैं। 1 मोल अगर मैं मॉलिक्यूल के बराबर लिखूं तो 6.02 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स भी होता है, और 1 मोल इज इक्वल्स टू, अगर मैं आयंस के बारे में बात करूं तो 6.022 आयंस भी होता है। मतलब ये एटम के लिए भी ट्रू है, ये मॉलिक्यूल के लिए भी ट्रू है, और ये आयंस के लिए भी ट्रू है, मतलब सबके लिए नंबर सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप एटम कैलकुलेट कर रहे हैं या आयंस कैलकुलेट कर रहे हैं या मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आएगी ये भैया 12 ग्राम C12 कार्बन आइसोटोप की ही आएगी, इसी को कहते हैं 1 मोल। आई थिंक इतना एक डीप इंट्रोडक्शन काफी था मोल को समझाने के लिए। क्लियर है? क्या आपको डेफिनेशन और ये सारी चीजें समझ आ गई कि क्या लिखा हुआ है? बता दो एक बार। यस सर, नाउ इट इज क्लियर कि कार्बन 12 एटम जो है ये 6.02 1023 क्या है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कहीं भी पूछे हम 1 मोल की वैल्यू 6.02 1023 रखेंगे। चलो, अच्छा, अगर अभी भी किसी को डाउट है ना तो मैं आपको प्रूफ करा देता हूं। क्या प्रूफ करा देता हूं? कि भैया ये जो नंबर है 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में इतना ही आता है नंबर, ये कैसे है, इसको ट्रू कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए। आइए भैया। अच्छा, याद है कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आओ देखते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं और डीप इंट्रोडक्शन लेते हैं कि भैया 6.02 1023 आया कहां से। थोड़ा मजा करते हैं इसके साथ, थोड़ा मजा करते हैं, आ जाओ। देखो कल मैंने पढ़ाया था, याद होगा तो मैं लिखवाया भी हूं स्टेटमेंट। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भैया मास ऑफ 1 एटम ऑफ
C12 आइसोटोप कितना होता है? किसी को याद है वैल्यू? मुझे पता है कि वैल्यू आप याद नहीं रखे होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। मैंने क्या लिखा है कि एक सिंगल एटम का मास, कार्बन 12 आइसोटोप के एक सिंगल एटम का मास कितना होता है? तो ये वैल्यू होती है 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। ये कहा मैंने लिखा रखा है? कल का लेक्चर में पीछे चलो देखो, जब मैं एएमयू पढ़ा रहा था तो मैंने लिखाया है, क्या लिखा है देखो, वैल्यू लिखाई थी, किधर आ जाओ, यहाँ है देखो, लिखाया है कि मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। अगर आपको ये याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होगा तो अब तो याद रख ही लो कि भैया एक सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप का मास कितना होता है, एक सिंगल एटम का, ग्राम में 1.99 10 पावर 23 ग्राम। तो मैंने वही बस यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि भैया मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप कितना होता है? 1.99 10 पावर 23 ग्राम। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि भैया 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम ऑफ C12 हैज वन एटम। सोचो, अरे भैया बस मैंने उल्टा करके लिख दिया। मैंने बोला कि एक सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप का मास 1.99 into 10 power 23 ग्राम है, तो मैंने उसको बस उल्टा करके बोला क्या कि 1.99 into 10 power 23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में एक एटम होगा। बिल्कुल, अरे यार वही चीज तो मैंने लिखी है, बस थोड़ा रिवर्स कर दिया उसको। अब मैं तो पूछूंगी जरा, एक ग्राम में बताओ तो कितना होगा? एक ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने नंबर ऑफ एटम्स? तो आपका होगा सिंपल है, अगर 1.99 into 10 power 23 में एक एटम, तो भैया एक ग्राम में क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स। बिल्कुल, मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी मैथ तो तुमको भी आती है, हमको भी आती है, सबको आती है, बहुत बढ़िया। अगर एक ग्राम में 1 अपान 1.99 इंटू 10 पावर 23 एटम, तो भैया अगर 12 ग्राम ऑफ C12 कैलकुलेट करूं तो 12 ग्राम ऑफ C12 में कितने नंबर ऑफ एटम्स? तो आप क्या करोगे, इस पूरी क्वांटिटी को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 मल्टीप्लाई बाई 12, इतने एटम। अब बहुत खुशी की बात है, क्यों भैया? क्योंकि जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, आपको आंसर मिलेगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। क्या ये चीज प्रूफ हो गई कि भैया 12 ग्राम के C12 आइसोटोप में कितने नंबर ऑफ एटम्स? 6.022 10 पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स, या फिर इसी को कहते हैं Na एटम्स। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स। बोलो समझ आया? क्या ये समझ आया कि भैया कैसे ये नंबर इक्वल आया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के? इफ यस देन प्लीज राइट। आया समझ? क्या ये चीज क्लैरिफाई हो गई कि हाँ भैया अब समझ गए कि 12 ग्राम ही क्यों C12 एटम का 6.022 इंटू 10 पावर 20 के बराबर? मैंने मैथ से तुमको प्रूफ करके दे दिया। क्लियर है? चलो भैया बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। अब अगर ये चीज क्लियर है तो भैया लगे हाथ अब कैलकुलेशन भी कर लिया जाए मोल का। ये तो चलो भाई थ्योरी थी मोल की, अब आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले टाइप में। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल जो है, इससे न्यूमेरिकल किस टाइप के बन सकते हैं मोल वगैरह, खैर और एडवांस न्यूमेरिकल पूछता है, बट बेसिक से ही तो शुरू करेंगे, तभी तो धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो कैलकुलेशन ऑफ मोल आप तीन तरीके से क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं, और थ्री टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोल को। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टाइप आज मैं डिस्कस करूंगा टाइप 1। ठीक, फिलहाल समय भी हो चला है, देखते हैं टाइप 1 कोशिश करते हैं कि निपट जाए, फिर अगर टाइम बचेगा तो करेंगे टाइप 2 टाइप 3, अदरवाइज कल के लेक्चर में टाइप 2 टाइप 3 को निपटा डालेंगे। ठीक है, चलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई बर्डन कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, चलिए टाइप 1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है या फिर कैलकुलेट करने को देता है क्वेश्चंस, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा यही तरीका है, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ कि टाइप 1 का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप 2 कॉन्सेप्ट क्या है, फिर क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चन वो होंगे जिसमें व्हेन मास गिवन होगा किसी भी सब्सटेंस का, कोई एक सब्सटेंस होगा उसका मास दे देगा, और सिंपल जो सबसे सिंपल टाइप होता है टाइप 1 ही होता है कि भाई किसी कोई सब्सटेंस गिवन है उसका मास दे दिया, उससे सब मोल पूछ लिया, बहुत सिंपल है, और फॉर्मूला भी मैं आपको नीचे लिखवा दूंगा। ठीक है, तो व्हेन मास ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन, भैया किसी सब्सटेंस का मास दिया हो और हमसे पूछ ले मोल, ये टाइप 1 का प्रॉब्लम होता है, ये बड़ा सिंपल होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो मोल निकालने का, वो होता है मोल। अच्छा, इसको ना एन से भी डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं मैं एन लिख दूं मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो इसलिए मैंने मोल को एन लिखा है, क्या एन।
ये होता है आपका गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जिस सब्सटेंस का मास आपको दिया हुआ है, और एक कंडीशन ये है कि आप हमेशा उसका मास ग्राम में रखेंगे, ये स्टैंडर्ड है इस फॉर्मूले को यूज करने का, कि कोई भी सब्सटेंस दिया हो तो पहले अगर आप केजी में दिया तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, अपॉन उसी सब्सटेंस का मोलर मास। मोलर मास मतलब, मोलर मास का सिंपल मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, जो आप आज ही के लेक्चर में कैलकुलेट करना सीखे हैं, इसी को शॉर्ट में मोलर मास कहा जाता है। अरे भैया मॉलिक्यूल का मास जो भी हमने कैलकुलेट किया उसी को शॉर्ट में मोलर मास लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला और वेरी बेसिक फार्मूला जो हर बच्चे को पता होता है ऑलमोस्ट। टाइप 1 अगर आपको ये भी नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ धीरे धीरे सीखोगे, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दुख, ठीक है। इसको आप फॉर्मूले वाइज लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो n इज इक्वल्स टू W। W मैंने डिनोट किया किसको, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस, लेकिन किस में रखना है, इन ग्राम में रखना है, डिवाइडेड बाई मोलर मास को मैंने बोल दिया कैपिटल M। तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं टाइप 1 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और टाइप 1 का प्रॉब्लम क्या है, जब मास गिवन हो डायरेक्टली। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला बता दिए सर, यूज करने बताओगे क्या, बिल्कुल बताऊंगा भैया। तो चलो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम। इतना जल्दी क्वेश्चन, हाँ भैया मेरा ऐसे ही चलता है। प्रैक्टिस टाइम, क्या क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सब्सटेंस। चलो भैया, पहला 12 ग्राम ऑफ H2, दूसरा 4 ग्राम ऑफ He, तीसरा 10 ग्राम ऑफ CaCO3, चौथा, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, इजी है, आप आराम से कर ले जाओगे, KMnO4, ठीक है, पांचवा 12 mg ऑफ O3, और छठा 1.6 kg ऑफ SO2। ये कुछ ठीक ठाक इजी इजी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। हमको कैलकुलेट करना है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। टाइप 1 का सबसे पहला प्रॉब्लम ऐसा ही आएगा, जिसमें मैंने क्या बोला कि सब्सटेंस का मास गिवन होगा। देखो यहाँ सब्सटेंस H2 है, उसका मास गिवन है 12 ग्राम, यहाँ सब्सटेंस हीलियम है, उसका मास गिवन है 4 ग्राम, वैसे ही CaCO3, KMnO4, O3 और SO2, ठीक है। चलो भैया फार्मूला को इंप्लीमेंट करते हैं। फार्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू, भैया जो गिवन मास होगा आप उसको ऊपर लिखोगे, लेकिन चेक करोगे कि वो पहले ग्राम में हो, फिर नीचे का लिखोगे उसका मोलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। चलो भैया सबसे पहला सवाल, 12 ग्राम ऑफ H2, तो भैया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कहता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो H2 का गिवन मास कितना है, 12, भैया ग्राम में है, ठीक है 12 रख देंगे। और H2 का मोलर मास, अरे भैया H2 का मोलर मास कितना होता है, 2, 2 के बराबर, तो आप इसको 2 लिख दो नीचे और डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 6, मतलब फर्स्ट का आंसर है 6 मोल, मतलब 12 ग्राम H2 में 6 मोल होगा भैया। क्या बात है, नंबर ऑफ मोल्स क्वांटिटी 6। सेकंड 4 ग्राम ऑफ हीलियम, क्या बात है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन, गिवन मास ग्राम में है, बिल्कुल ग्राम में है, तो 4 का 4 रखेंगे। अच्छा हीलियम का मोलिकुलर मास, अरे भैया एक सिंगल हीलियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, या मोलर मास कितना होता है, 4 ही होता है भैया, एक सिंगल है तो 4 होगा, इट मींस 1, मतलब इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल। क्या बात है सर, इतना इजी, अरे यार यही है टाइप 1 का प्रॉब्लम, इसलिए तो इजी कैटेगरी में है ये। थर्ड नंबर ऑफ मोल निकालिए, किसके लिए भैया, 10 ग्राम ऑफ CaCO3। अब यहां मजा आएगा, देखो गिवन मास कितना है 10, तो भैया 10 को तो 10 रखेंगे, लेकिन मोलर मास पहले कैलकुलेट करेंगे CaCO3 का, और अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, पीछे चलो यहां देखो, यहां हमने कैलकुलेट किया था CaCO3 का मोलर मास होता है 100। देखो यहाँ यूनिट आप में लिखेंगे क्योंकि यूनिट मोल जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो यूनिट में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप 100 लिख दीजिए सिर्फ वैल्यू को, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू वाइज। तो आप क्या लिख सकते हैं 100। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक जो से जो काटो 1/10 इक्वल्स टू 0.1 मोल, यानी n इज इक्वल्स टू 0.1 मोल। क्या बात है सर, भैया यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना, पर बता दो यार। आय हाय क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, कैलकुलेट करने लगा बच्चा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चलो चलो भैया नेक्स्ट, फोर्थ नंबर में मोल कैलकुलेट करो, क्या दिया है, KMnO4। अच्छा ये अच्छी बात है, देखो KMnO4 का तो अभी मैं फिलहाल तुम्हें बताऊंगा, डायरेक्टली आप याद रख लो KMnO4 का, कुछ कुछ कंपाउंड का आप डायरेक्टली याद रख लो, ये मॉलिक्यूलर मास होता है 158, ठीक है। मैंगनीज का अलग कैलकुलेट करोगे, ऑक्सीजन का अलग, पोटेशियम का अलग, फिर आप टोटल करोगे तो 158 आता है, तो अभी के लिए वैल्यू वाइज याद रख लो, ठीक है।
यानी 15.8 ग्राम ऑफ, यानी ऊपर गिवन मास लिख दो, नीचे मोलार मास लिख दो। तो गिवन मास कितना है भैया 15.8 और 158 होता है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 0.1 मोल। इसमें भी इसको डिवाइड करो फिर देखो, इतना इजी है बिल्कुल भैया। पांचवा 12 मिलीग्राम, ये बढ़िया है, देखो 12 मिलीग्राम बोल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, मिलीग्राम गिवन है तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो ना। तो भैया 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, अरे 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम। 1 मिलीग्राम में 10 पावर माइनस 3 ग्राम, तो 12 मिलीग्राम में कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर माइनस 3। ये देखना अंधाधुंध डायरेक्ट वैल्यू ना पुट कर देना, चेक करना मिलीग्राम है, हमको ग्राम में रखना है वैल्यू। नीचे कितना हो जाएगा O3, O3 कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, 48। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 मतलब 0.25, यानी 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। क्या बात है, इसको इससे काटोगे, ये 1 ये 4 और 1/4 0.25 होता है। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लास्ट क्या है 1.6 kg, यानी अब देखो फिर केजी में है, भैया जब केजी में है तो ग्राम के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1.6 इंटू 1000 अपॉन नीचे कितना है SO2। SO2 का मोल मास कितना होता है, तो भैया सल्फर का अलग निकालो, ऑक्सीजन का अलग निकालो, जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 64 ग्राम। अरे भैया 32 सल्फर का होता है और 2 ऑक्सीजन का 32 और हो जाएगा, 32 इंटू 32 64। तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कंफ्यूज क्यों होना है। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये ऑल्सो कितना हो जाएगा 1/4 टाइम चला जाएगा, और ये 1/4 डिवाइड बाई 1000 मतलब 1000 अपॉन 4, यहाँ n की वैल्यू आएगी 250 मोल। इतना ही सिंपल था बिल्कुल। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप 1 प्रॉब्लम जिसमें मास पहले ही गिवन हो और मोल निकलवाए। क्लियर है, एक सेकेंड, ये शायद 16 है क्या, मैं mg वाला नहीं हुआ, अच्छा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये 0.25 होगा आई थिंक, और 0.25 इंटू 1000, हाँ ठीक है सही है 250, ठीक है। हाँ चलो, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, बट 250 मोल्स आखिरी का आंसर आएगा, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। 250 है नॉट 750, कंफ्यूज ना होना बच्चा, ठीक है दिस इज 250, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, दिस इज 250, ठीक है। चलो समझ आया बच्चा पार्टी, ऐसा टाइप 1 सॉल्व कर, ऐसे टाइप 1 मोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, बताओ जल्दी से। टाइप 1 क्लियर हुआ, टाइप 1 के प्रॉब्लम समझ आया आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट वाला 1.6, देखो 1.6 kg दिया था, अब SO2, तो 1.6 kg है ना, तो 1.6 को जरा 64 से डिवाइड करो तो कितना होगा, ये 4 टाइम चले जाएगा। अरे भाई ये एक सेकंड, ये आई थिंक 16 है, मुझे लगता है ये आई थिंक 16 है, क्योंकि मैंने वैल्यू जब कैलकुलेट की तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही थी, मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, 64, ओ 0.025, ओके इट्स माय बैड, मैं यहाँ 16 लेके कर दिया इसको, ठीक है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हो जाता है प्रॉब्लम, इट्स ओके इट्स ओके। मैं इसको 16 समझ के 1/4 कर दिया हूँ, बट आप इसको थोड़ा सा वो कर लो, ये 25 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा, अच्छा हुआ यू गॉट इट, हो जाता है यार कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने में भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इट्स ओके, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये 250 होगा, यस मैंने इसको 16 समझ के 1/4 कर दिया, बट ये 1.6 है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैंने शायद 16 समझ लिया, बट फिर मैं बाद में क्रॉस चेक किया, अभी तुमने बोला तो आई गॉट इट, ठीक है। तो ये 1000 अपॉन 0.025 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपकी एन की वैल्यू 25 मोल। नाउ इट इज गुड, अब सही है बच्चा बाटी, अब सही है, ठीक है हाँ ओके सही है 25, ठीक है अब ठीक है ओके ओके ठीक है, इट्स माय बैड, आई अपोलोजाइज, हो जाता है कभी कभी गलती, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसी के अंदर थोड़ा सा अलग से चीज बताओ, अलग से चीज क्या, सेम ही है समझ जाओगे, बस कुछ करना नहीं है। होता क्या है ना कि टाइप 1 के अंदर ही कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि मास जो है वो निकालो इस बार, तो एक और सीरीज सॉल्व कर लो मेरे साथ, क्या अब टाइप 1 में ही ना, टाइप 1 ही है यार, टाइप 1 टाइप 2 नहीं है अभी, मुझे लगता है टाइप 2 आज नहीं हो पाएगा, बट चलो कोई बात नहीं, टाइप 1 के अंदर ही क्या करता है ना, इस बार
पहले आपसे क्या कैलकुलेट कराया कि मास देके मोल्स कैलकुलेट कराएगा, अब क्या पूछेगा ना कि अब पूछेगा कि मास पूछेगा और मोल दिया रहेगा पहले से ही। तो इस टाइप का भी टाइप कर लो, ठीक है। तो ये टाइप 2 का बी वाला पार्ट बना लो इसको, ये टाइप 1 का ए वाला पार्ट है, ठीक है। अब टाइप 1 का बी वाला पार्ट इसको बना लो। इसमें क्या है, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन और पूछेगा कि मास बताओ, मतलब एन की वैल्यू पहले दे देगा। तो हमने अभी भी पढ़ा है कि जो एन होता है वो गिवन मास, जो कि इन ग्राम निकालते हैं हम, मतलब ग्राम रखते हैं हम, अपॉन मोलर मास होता है। अब मेरे को अगर गिवन मास ही पूछ दे इन ग्राम, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अगर मैं मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आराम से गिवन मास मिल जाएगा। क्या बात है, मतलब टाइप 1 का ही बी वाला पार्ट इसको बना लो। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको मास निकालना होगा, पहले से ही मोल गिवन होगा, और मोलर मास तो आप कैलकुलेट ही कर सकते हैं सब्सटेंस का। तो चलो इसकी भी एक सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ, पहला 4 मोल ऑफ NH3। क्या बात है, 4 मोल अमोनिया का है, उसमें कितना मास होगा ये पूछा है। फिर 0.25 मोल ऑफ हीलियम। देखो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर ना करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। 5 मिली मोल, ये मिली मोल लिखा है, ठीक है, मिली मोल। ठीक, मैं फिर से लिख देता हूं, 5 मिली मोल, 5 मिली मोल ऑफ CO2। और चौथा 20 मोल ऑफ O3। चलो भैया, फर्स्ट केस हमको मोल दिया और हमसे पूछा मास, तो हमको पता है कि मास जो कि ग्राम में निकलेगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 4 है, और NH3 का मोलर मास कितना होता है, तो 3 ये और ये 14, 14 3 17, यानी ये आएगा कितना, 68 ग्राम। पहले का आंसर कितना ही सिंपल, 68 ग्राम। सेकंड 0.25 मोल, चलो भैया, तो 0.25 इंटू हीलियम 4, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 4, यानी ये सिंपली हो जाएगा आपका 1 ग्राम। थर्ड नंबर 5 मिली मोल, समझना 5 मिली मोल हमसे पूछा है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। तो पहले आप क्या करो ना कि आप इसको मोल माल कैलकुलेट करो पहले। क्या, 5 मिली मोल दिया हुआ है, तो अगर आप मिली मोल डायरेक्टली हो तो गड़बड़ जाओगे। आप इसको मानो कि फिलहाल में मोल है, तो इसको पहले क्या करो कि आप मोल माल कैलकुलेट करो। तो अगर मैं मोल मालूंगा तो ये मिली हटा दो, यानी 5 मोल इंटू 5 मोल ऑफ CO2, मतलब 5 मोल इंटू CO2 का जो आपका मोलर मास होता है वो 44 होता है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राम पहले निकालूंगा, सोच के देखो, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें। मैंने बोला है कि 5 मिली मोल दिया हुआ है, तो आप इसको मोल माल के कैलकुलेट करो पहले। तो CO2 जो होता है वो 44 होता है, तो जब आप ये निकालोगे तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 44, ये मतलब ये आएगा 220, क्योंकि मिली मोल है इसलिए ये मिलीग्राम में आएगा। मिली मोल लिया इसलिए मैंने मिलीग्राम में आएगा, लेकिन हमको ग्राम में आंसर चाहिए। तो अब मिली का मतलब ये होता है कि 1000 से उसको डिवाइड भी करना होता है, इसलिए 220 को आप 1000 से फिर बाद में डिवाइड कर दो। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.22 ग्राम। ये है अंतर। मिली मोल दिया हुआ है तो आप इसको पहले मोल माल के कैलकुलेट कर लो। जब आप मोल माल के कैलकुलेट करोगे तो क्योंकि मिली मोल दिया हुआ है तो मिलीग्राम में आंसर आएगा, ठीक है। जब आप इसको पूरे को मोल मान लोगे, क्योंकि मिली लगा है इसलिए वो मिलीग्राम में आंसर आएगा, लेकिन मिलीग्राम से अगर ग्राम जाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम, तो 1 ग्राम में 10⁻³ डिवाइड में चले जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा चौथा 20 मोल ऑफ O3, यही कर ले। तो 20 मोल के लिए वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा, 20 इंटू O3, ओजोन का 3, यानी O3 मतलब 16 3 जा 48, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48, तो 16 3 जा 48, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 960 ग्राम, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आपसे टाइप 1 में पूछे जा सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, 0.2, वेरी गुड, क्लियर है, समझ आया सबको, ये बताओ समझ आया बच्चा पार्टी, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन,
बहुत ही सिंपल है यार, देखो मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए सेकंड लेक्चर से ही, ठीक है। बस नो कंफ्यूजन, सारे डाउट्स को दूर रखना है अपने से, ना कोई डाउट होगा ना कोई कंफ्यूजन होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ कट टू कट क्लियर कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आई लाइक टू एंड दिस सेशन टुडे, दिस इज द एंड फॉर दिस सेशन। आज टाइप 1 तक का प्रॉब्लम हो गया, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे आराम से हम हौले हौले आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ अभी सीखना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।